कैश फ्लो स्टेटमेंट, अपना नया टॉपिक। ये 20-20 मिनट की क्लास से आपको कोई टॉपिक सीखने नहीं मिलेगा। आप अभी भी अपने ट्यूशन्स के भरोसे रहिए, लेकिन हाँ, यदि आप कुछ भी नहीं जानते या फिर आप सब कुछ जानते हैं, इन दोनों केसेस में ये 20 मिनट की क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुछ भी नहीं जानते तो 20 मिनट में आपको रफ आइडिया हो गई, और यदि आप सब कुछ जानते हैं तो 20 मिनट में आपका एक अच्छे से रिकैप हो गया। ये सोच के ही ये सारी क्लासेस डिज़ाइन की गई है कि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि चलो लास्ट मोमेंट में कुछ तो आ गया, और जिन बच्चों को सब कुछ आता है उनके लिए भी अच्छी बात है कि चलो 20 मिनट में एक फास्ट रिकैप हो गया, और यदि कुछ वैल्यू एडिशन हो गई तो बहुत अच्छी बात। लेट्स स्टार्ट। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। शानदार टॉपिक। ये इसलिए शानदार है क्योंकि हर बिजनेस अपनी कैश पे नजर रखता है। कैश इज लाइफ ब्लड नहीं, लाइफ सेल ऑफ द बिजनेस। वो उसके बिना तो बिजनेस का मजा ही नहीं है यार। कैश आ रहा है तो बिजनेस चल रहा है, कैश आना बंद हो गया बिजनेस बंद हो गया। तो हर बिजनेसमैन ये बहुत जरूर से जानना चाहेगा कि उसका कैश का फ्लो कहाँ है, कैश कहाँ कहाँ से इस साल आया और कहाँ कहाँ चला गया। दैट इज वाई हम लोग एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये तो हर कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाना पड़ेगा। यानी कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। बात बाकी बिजनेस हाउस इसे अपनी मैनेजरियल टूल के हिसाब से जरूर बनाते हैं। और ये तो आप भी समझ सकते हो दोस्तों कि हमें ये तो जानना बहुत जरूरी है कि इस साल पैसे कहाँ कहाँ से आए और पैसे कहाँ कहाँ चले गए। फाइन। आज से कुछ साल पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टी फॉर्मेट स्टेटमेंट था। यानी जस्ट लाइक फंड फ्लो स्टेटमेंट, सोर्सेज ऑफ कैश एक तरफ, एप्लीकेशन ऑफ कैश एक तरफ। कहाँ कहाँ से पैसे आए डेबिट साइड, कहाँ कहाँ पैसे गए क्रेडिट साइड, और एक बन गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट उस फॉर्मेट की प्रॉब्लम ये थी कि वो फॉर्मेट सिर्फ ये बताता कि कैश कहाँ कहाँ से आए, लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं होती। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश का एक अलग से फॉर्मेट दिया गया कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में बनाइए। एंड एवरी कंपनी इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। इसलिए आपके सिलेबस में भी उस फॉर्मेट से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को है। या आप अपनी मर्जी से कैश फ्लो स्टेटमेंट टी फॉर्मेट में नहीं बना सकते। यू नीड टू फॉलो AS3। What is the speciality of AS3? AS3 आपको यह बताता है कि आप अपने कैश फ्लो को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। ये बताइए कि कैश कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, यानी आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से कितना कैश आया। फिर ये बताइए कि कैश कितना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आया या गया, और कैश कितना फिनेंशियल एक्टिविटी से आया या गया। यानी कैश आया या गया ये तो सभी को मालूम पड़ता है, बच्चे को भी मालूम पड़ता है कि ये मेरा कैश आया है और ये मेरा कैश गया है। लेकिन आप तो थोड़े बड़े बच्चे हो, इसलिए आपको यह बताना पड़ेगा कि यदि कैश आया है तो कौन सी एक्टिविटी से आया है, अमर, अकबर या एंथनी। यानी क्या आपका कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है, या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आया है, या फाइनेंशियल एक्टिविटी से आया है। In that manner, first you need to segregate your cash flow, whether it is from operating activity, investment activity, या financial activity. I cite you few examples. ये examples आप देख के मुझे बताइए कि क्या ये कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी से है, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से है। फॉर एग्जाम्पल, इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर से कैश आया। When I say cash, cash includes cash and cash equivalent, यानी कैश इंक्लूड्स बैंक एज वेल। फाइन। तो इश्यू ऑफ शेयर से कैश आया, लेकिन आपको यह बताना है कि क्या ये इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंशियल एक्टिविटी है, कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, कि फाइनेंशियल एक्टिविटी है।
सही सोचा दोस्तों, इश्यू ऑफ शेयर आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, क्योंकि इससे आप अपनी फाइनेंस गैदर करते हो। तो इश्यू ऑफ शेयर इज योर फाइनेंशियल एक्टिविटी। सिमिलरली रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज एप्लीकेशन वाया फाइनेंशियल एक्टिविटी। सेल ऑफ एसेट क्या बोलते हो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी? आई रिपीट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। Obviously, sale of investment is your investment activity. Sale of fixed asset is your investment activity. Sale of investment, fixed assets, all will be treated as investment activity. Similarly, purchase of investment or purchase of plant, purchase of machinery, purchase of land and building, purchase of furniture, all will be treated as investment activity. मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इससे पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, क्योंकि आई होप इतना आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से पैसे जा रहे हैं और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से पैसे आ रहे हैं। तो प्लस माइनस यू कैन डू, बट यू नीड टू फाइंड आउट वेदर दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। टेक फ्यू मोर एग्जांपल लाइक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इसमें भी पैसे आए, लेकिन क्या ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी है? डेफिनेटली ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सैलरी पेड, फ्रेट पेड, कन्वेंस पेड, इन सब से कैश का फ्लो हो रहा है, लेकिन ये सब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। टैक्स पेड, ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड, ये आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव्ड, ये आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। यू नो व्हाई? क्योंकि डिविडेंड आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आपने कभी ना कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया था, किसी दूसरी कंपनी के शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, इसलिए आज आपको वो डिविडेंड मिला है। इसलिए डिविडेंड रिसीव्ड इज योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। लेकिन डिविडेंड पेड, इसका मतलब आपने शेयर इश्यू किया था, इसलिए आज आपको डिविडेंड देना पड़ रहा है। तो डिविडेंड पेड इज योर फाइनेंशियल एक्टिविटी। जो आपको इस व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका है कि आपके दिमाग को और स्ट्रांग बनाया जाए और पॉलिश्ड बनाया जाए कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सा कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर, दिस इज माय फाइनेंशियल एक्टिविटी। लोन टेकन, फाइनेंशियल एक्टिविटी में पैसे आ रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं? पैसे आ रहे हैं। लोन टेकन, कैश आया, कैश आया, लेकिन ये कौन सी एक्टिविटी से आया? यस, ये आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी से आया। लोन रीपेड, आपने लोन रीपे किया है, दिस इज योर फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस। मशीनरी परचेज्ड, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माइनस। Furniture sold, this is your investment activity plus. Cash sale, this is your operating activity plus. Collection from debtors, this is your operating activity plus. Payment to creditors, this is your operating activity minus. तो जब भी आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन आए, द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू सेग्रीगेट योर कैश फ्लो इन 3 हेडर, whether it is operating activity, financial activity or investment activity. ये है हमारा
कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ऐसे मत समझिए कि कोई टी फॉर्मेट स्टेटमेंट है, ये वास्तव में पेज नंबर 1 है और पेज नंबर ये 2 है। यानी फॉर्मेट एक स्ट्रेट गोइंग फॉर्मेट है, सिंस इतना बड़ा है कि हमने इसे 2 पेजेस में डिवाइड करके दिया है। यदि आप इसे फॉर्मेट को ध्यान से देखें तो ये बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस हमने इसमें इतने एग्जाम्पल्स डाल दिए कि ये बड़ा नजर आने लग गया। अदरवाइज फॉर्मेट बहुत सिंपल है। आपको 3 एक्टिविटीज में अपने कैश फ्लो बताने हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटीज से कैश को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा नेट कैश फ्रॉम, तो आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। इसमें आप अपने ओपनिंग कैश को ऐड करेंगे एंड द रिजल्ट विल बी क्लोजिंग कैश। मैं फिर से बोलूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको करना है, फर्स्ट स्टेप, आप अपना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालिए। सेकेंड स्टेप, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी निकालिए। थर्ड स्टेप, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालिए। तीनों को एग्रीगेट करिए। दिस विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। इसमें आप अपने ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड करिए। द रिजल्ट विल बी द क्लोजिंग कैश बैलेंस। सिंस आपको सब में ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया रहेगा, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही मालूम पड़ जाएगा कि आपका सम राइट हुआ है कि रॉन्ग हुआ है। फाइन, आते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के 2 मेथड है। वन इज डायरेक्ट मेथड, अनदर इज इनडायरेक्ट मेथड। ये जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट दिया हुआ है। कुछ नहीं बोलने पे इनडायरेक्ट मेथड इज मच मच पॉपुलर, इसलिए सब में कुछ नहीं दिया रहे तो आपको इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना है। इसलिए पहले हम लोग इनडायरेक्ट मेथड सीख रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट्स विथ नेट प्रॉफिट, बट टू बी नोटेड, यहां पे नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी यहां पे आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले ही नहीं सकते, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दैट इज द एएस रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप अपने वो सारे आइटम्स ऐड करिए जो पीएल के डेबिट में आ रहे हैं और वो आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, preliminary expenditure written off, depreciation, loss on sale of asset, etc. etc. फिर आप अपने पीएल के सारे वो क्रेडिट आइटम लेस कीजिए जो आपकी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एसेट्रा। ये एड लेस करने के बाद आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर working capital change and before tax and before extraordinary item। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में आप अपने वर्किंग कैपिटल के चेंजेस का ट्रीटमेंट कीजिए। यदि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उसको ऐड या लेस कीजिए। व्हाट वी डू, हम लोग वर्किंग कैपिटल को ऐड या लेस नहीं करके एक एक करंट एसेट के आइटम को उठाते हैं और उसको ऐड या लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका डेटर्स इंक्रीज हुआ, आपका ओपनिंग डेटर्स था 5 लाख, क्लोजिंग डेटर्स है 6 लाख। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पहले मेरे डेटर्स 5 लाख थे, इस साल मेरे डेटर्स बढ़ गए, यानी इस साल मेरा कलेक्शन कम हुआ, क्योंकि डेटर्स बढ़ गए ना। तो इस साल आपका डेटर्स बढ़ने के कारण कलेक्शन कम हुआ। कलेक्शन कम हुआ मतलब कैश कम आया, कैश कम आया मतलब आप इसको लेस करेंगे। इसलिए इंक्रीज इन करंट एसेट विल बी सबट्रैक्टेड। टेक अनदर एग्जांपल, सपोज आपका स्टॉक 3 लाख से 5 लाख हो गया, इसका मतलब स्टॉक बढ़ गया,
इसका मतलब करंट एसेट बढ़ गई, इसका मतलब आपका स्टॉक में पैसे ज्यादा ब्लॉक हो गए, पैसे स्टॉक में फंस गए। पिछले साल स्टॉक में 3 लाख फंसे हुए थे, इस साल स्टॉक में 5 लाख फंस गए, मतलब स्टॉक में पैसे ज्यादा ब्लॉक हुए हैं। स्टॉक में पैसे ब्लॉक हुए मतलब कैश कम जनरेट हुआ है, इसलिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स आर बी लेस आइटम। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों कि इंक्रीज इन करंट एसेट यदि लेस है तो डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड है, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस है तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड है। और ये ऐड लेस करके आप नीचे उतरेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब आप इसमें से अपना इनकम टैक्स पेड लेस कीजिए तो आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब यदि आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के कारण कैश आया है या गया है तो आप उसे एड लेस कर दीजिए। इन दिस मैनर विल गेट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप यहां तक क्लियर। फिर आगे आइए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब आपके इन्वेस्टमेंट से जो भी कैश जनरेट हो रहा है या कैश रिलीज हो रहा है उसे ऐड या लेस कीजिए। जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैश गया लेस, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड, डिविडेंड रिसीव्ड ऐड। ये इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव्ड सिंस आपके पीएल में भी पड़े हुए हैं, सिंस से आपके नेट प्रॉफिट का भी पार्ट है, जबकि ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव्ड यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ऐड करते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, आपको डिविडेंड मिला, वो आपकी पीएल के क्रेडिट में गया, वो आपकी नेट प्रॉफिट का पार्ट बन चुका है, यानी वो इस नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। लेकिन आपको पता है कि इंटरेस्ट या डिविडेंड मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इसलिए आप इसे यहां पे लेस करेंगे। और आपको पता है कि इंटरेस्ट या डिविडेंड मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इसलिए आप इसे यहां पे ऐड करेंगे। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस होगा और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ऐड होगा। आगे बढ़े दोस्तों, फिर हमारा आया कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी लाइक इश्यू ऑफ शेयर, पैसे आए, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, पैसे गए, रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसे गए, इंटरेस्ट पेमेंट, पैसे गए, डिविडेंड पेड, पैसे गए, एसेट्रा एसेट्रा। और इन तीनों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का कैश और फाइनेंशियल एक्टिविटी का कैश, इन तीनों को ऐड करने से, इन तीनों की टोटल मारने से ये हमारा आया इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। दिस इज समेशन ऑफ 1, 2 and 3। इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। समझो, जैसे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया 50 लाख, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कैश आया 70 लाख और फाइनेंशियल एक्टिविटी में कैश चला गया 30 लाख। इसका मतलब 50 और 70 का कैश आया, 120 लाख का कैश आया और 30 लाख का कैश गया, यानी सब मिला के कैश में 90 लाख का इजाफा हुआ है। 90 लाख से मेरी कैश बढ़ी है, बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें आप अपने ओपनिंग कैश को ऐड कर दीजिए। 90 लाख का तो कैश बढ़ा और पहले से ही कैश था 5 लाख का, यानी आपका क्लोजिंग कैश कितना होना चाहिए? 95 लाख। इसलिए इंक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैश प्लस ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश। आपको सब में 2 बैलेंस शीट दी रहेगी, आपको 2 बैलेंस शीट में जस्ट गो ऑन करना है, गो थ्रू करना है कि इससे मेरा कैश में क्या इनहेंसमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। आई साइट टू एग्जाम्पल, आपके सामने एक बैलेंस शीट रखी गई है, जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि कैसे कैश फ्लो मूव करता है। आप बैलेंस शीट को ही पकड़ के चले। यहां पे दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर थी 10 लाख, इस ईयर हो गई 40 लाख।
ये इंडिकेट कर रहा है कि 30 लाख का शेयर इश्यू हुआ है और आप इसे कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में प्लस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये देखिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख से 10 लाख हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो शेयर इश्यू हुए हैं वो प्रीमियम पे इश्यू हुए हैं, यानी आपके जो 30 लाख के शेयर इश्यू हुए हैं वो 5 लाख की प्रीमियम पे इश्यू हुए हैं। आई होप क्लियर। 30 लाख के शेयर 5 लाख के प्रीमियम पे इश्यू हुए हैं। तो कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में आप लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर 35 लाख, 30 लाख फॉर दिस एंड 5 लाख फॉर प्रीमियम। मूव अहेड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख से 10 लाख हो गया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल आपने 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज योर फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस में आएगा। जनरल रिजर्व या पीएल ये दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिजल्ट है। ये इंडिकेट कर रहा है, पीएल का बैलेंस इंडिकेट कर रहा है कि इस साल 2 लाख की प्रॉफिट हुई है, लेकिन 2 लाख की प्रॉफिट हुई है आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व। आपने 2 लाख का रिजर्व में भी ट्रांसफर किया है, तो इस साल 2 लाख की प्रॉफिट ऐसे भी नजर आ रही है और 2 लाख का रिजर्व में भी ट्रांसफर हुआ है, यानी वास्तव में इस साल की प्रॉफिट 4 लाख है। 2 लाख वो जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया और 2 लाख की पीएल में इजाफा, यानी सब मिला के इस साल 4 लाख की प्रॉफिट हुई है। सिंस सब में टैक्स बोल के कुछ नहीं है तो हम लोग इसी को मान लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यदि टैक्स होता तो उसके लिए भी एडजस्टमेंट करते। लोन का बैलेंस 8 लाख से 7 लाख हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि लोन आपका रिपेमेंट हुआ है और लोन की रिपेमेंट इज योर फाइनेंशियल एक्टिविटी। 1 लाख का लोन रीपे हुआ है, देखने से ही मालूम पड़ रहा है। क्रेडिटर्स का रिडक्शन होना इंडिकेट कर रहा है कि इस साल आपने क्रेडिटर्स को बहुत ज्यादा पेमेंट किया है, तभी तो क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आइटम और इससे पैसे आपके कम हुए हैं क्योंकि आपने पेमेंट किया है। इसलिए डिक्रीज इन क्रेडिटर्स विल cause less item in cash from operating activity. Similarly, outstanding expenditure increase हो जाए, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल आपने अपने एक्सपेंडिचर्स पे नहीं किए, एक्सपेंडिचर्स अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, यानी कैश बढ़ा। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसे ऐड करेंगे, 1 लाख रुपए ऐड। गुडविल रिटर्न ऑफ 15 से 14 लाख, ये इंडिकेट कर रहा है कि गुडविल 1 लाख रुपए से राइट ऑफ हुई है। इसे हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। लैंड 10 लाख से 6 लाख हो गया। दोस्तों आपको पता है लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। यदि लैंड की बैलेंस कम हुई है तो ये इंडिकेट कर रहा है आपने अपना कोई पीस ऑफ लैंड बेचा है, और सेल ऑफ लैंड आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का प्लस आइटम है। पैसे आए हैं, प्लस आइटम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। बिल्डिंग 7 लाख से 8 लाख हुई है, यानी आपने बिल्डिंग इस साल और परचेज की है। हमें डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन और चाहिए थी। सपोज सम में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2 लाख। तो एक तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, इसे अपने 2 जगह ट्रीट करेंगे। एक कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, और फिर ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरी बिल्डिंग 7 लाख की थी, 2 लाख का मेरा इस साल का डेप्रिसिएशन हुआ, यानी मेरी बिल्डिंग हो जानी चाहिए थी 5 लाख। 7 लाख की थी, 2 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ तो मेरी बिल्डिंग हो जानी चाहिए थी 5 लाख, लेकिन मेरी बिल्डिंग है 8 लाख। इसका मतलब मैंने 3 लाख की नई बिल्डिंग परचेज की है, और बिल्डिंग परचेज करना इज माय इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हम लोग इसे लेस कर देंगे।
सेम विथ मशीनरी, मशीनरी 15 लाख से 22 लाख हुई है. वी नीड मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. और आपको सपोज एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4 लाख. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है. हम इसे दो जगह ट्रीट करेंगे. एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे. और दूसरा, हमें पता है कि पहले मेरी मशीनरी थी 15 लाख, इस साल का डेप्रिसिएशन हुआ है 4 लाख. मेरी मशीनरी का बैलेंस होना चाहिए 11 लाख, लेकिन मेरी मशीनरी है 22 लाख. I had a machinery of 15 lakh. The depreciation during the year was 4 lakh. The machinery balance should have been 11 lakh, but now it is 22 lakh. That indicates that during the year you purchased a new machinery of 11 lakh. क्योंकि 11 लाख से मशीनरी 22 लाख पे कैसे आ गई भाई? जरूर आपने परचेज किया होगा. इसलिए 11 लाख से हम लोग मशीनरी परचेज दिखाएंगे. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का लेस आइटम. स्टॉक 10 से 15 हो गया, यानी करंट एसेट बढ़ गई. स्टॉक का बढ़ना मतलब इस साल स्टॉक में पैसे और ब्लॉक हुए हैं. स्टॉक में पैसे ब्लॉक हुए हैं मतलब आपका कैश बैलेंस, कैश फ्लो कम हुआ है, क्योंकि आपके स्टॉक में बैलेंस ब्लॉक हो गए हैं. स्टॉक में कैश ब्लॉक हो गया है, इसलिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्रीज इन करंट एसेट बोलकर हम लोग इसे लेस करेंगे. सेम विद डेटर्स. डेटर्स 4 लाख से 17 लाख हो गया. ये इंडिकेट कर रहा है डेटर्स से इस साल कलेक्शन बहुत कम हुआ, डेटर्स बहुत जोर से बढ़ गए. ये इंडिकेट कर रहा है भाई पैसे कलेक्ट ही नहीं कर पाए, उधारी में माल बिका, यानी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसे भी हम लोग लेस करेंगे. 13 लाख रुपए लेस. ये सारा ऐड लेस करने के बाद मेरा आएगा कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर. कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर में ओपनिंग कैश ऐड होगा. ओपनिंग कैश ऐड करने के बाद अपने आप ही आ जाएगी टोटल 5 लाख. क्योंकि कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट. ये बहुत ही एक छोटा सा अटेम्प्ट था आपको समझाने का. कोई भी हाल पे ये बहुत भी एकदम भी सफाइस नहीं है, एकदम भी सफिशिएंट नहीं है. ये जस्ट एक इनिशिएटिव है. आपको घर पे मैट से 2-3 सम की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए. आपके मैट में 2-3 सम्स ऐसे दिए हुए हैं, जरूर से रिहर्सल करिए. इट्स अ गुड बिगिनिंग बट डेफिनेटली हाफ डन, नॉट फुल्ली डन. हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट मेथड. कैश फ्लो स्टेटमेंट के डायरेक्ट मेथड में आप ऐसा मत सोचो कि कुछ बहुत नया होने वाला है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड जैसा ही है. आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी. डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है. Financial activity and investment activity are same as it is. सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो पहले आप इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे थे, अब आप उसे डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे. इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग नेट प्रॉफिट से पिकअप कर रहे थे और नेट प्रॉफिट में एड लेस करते हुए निकालना चाह रहे थे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. डायरेक्ट मेथड बोलता है व्हाई ऑल दीज. आप सीधी बात करिए ना कि कितना कैश सेल से आया, कितना कैश परचेज में लगा और कितना कैश एक्सपेंडिचर में लगा, कितना टैक्स का पेमेंट हुआ. बस सीधी बात. तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड शैल बी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड शैल बी स्ट्रेट कैश सेल ऐड करिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऐड करिए. ये सब आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आ रहा है. कैश परचेजेज लेस कर दीजिए. पेमेंट टू क्रेडिटर्स
पेमेंट टू क्रेडिटर्स लेस कर दीजिए, और पेमेंट फॉर एक्सपेंडिचर, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लाइक वेजेज, सैलरी, प्लान, वेजेज, सैलरी, फ्रेट, इंश्योरेंस, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स लेस कर दीजिए। टैक्स पेड लेस कर दीजिए। ये सारा एड लेस करने के बाद आपका आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोस्तों आपको ध्यान है, उसके बाद आना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, उसके बाद आना है कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी शैल बी एज इट इज एज वी हैव डन इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड। और इन तीनों को ऐड करने के बाद, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को ऐड करने के बाद आएगा कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। और इसमें आप ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दीजिए। और आपका रिजल्ट होगा क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। मैं ये बताना चाह रहा था कि आपका डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ एंड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से वैरी करता है, बात बाकी पोर्शन एज इट इज। इसके लिए आपको एग्जाम्स में डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, सेल्स, ये सब दिए रहेंगे। द बैलेंसिंग फिगर विल बी द कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। वैसे ही क्रेडिटर्स अकाउंट खोलना पड़ेगा। ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड परचेजेस विल बी गिवन एंड द बैलेंस विल बी पेमेंट टू क्रेडिटर्स। दैट यू नीड टू डू। आई होप ये सब जो आपने सिंगल एंट्री अकाउंटिंग में सीखा था पहले, ये सब आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं। चलो फाइन। कैश फ्लो का सम रेडी किया है। ये सम की प्रैक्टिस करने से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी कि कैश फ्लो के सम बनाते कैसे हैं। आप इस सम के करते समय प्लीज़ ध्यान दीजिए कि कैसे सम को कंट्रोल पे रखा जाता है, क्योंकि कैश फ्लो के सम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सम को कंट्रोल में रखते हो। हाउ डू यू कीप द सम इन योर ग्रिप। बड़े सम होते हैं, एक मिस्टेक होते ही टैली नहीं होगा, टैली नहीं होगा तो इल कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी टैली करना हो किसी सम को, तो सम पे ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू नीड टू लर्न दैट हाउ टू कीप अ ग्रिप ओवर द सम। सम को पर ग्रिप रखने के लिए सबसे पहले आप सम को सीक्वेंशियली चलिए, मतलब सम के साथ चलिए, रैंडम वॉक मत करिए। स्टार्ट से करते हैं। शेयर कैपिटल 30 लाख से 50 लाख हो गई। आई होप यू हैव गोन थ्रू दी सम। चलो मैं आपको एक बार सम पहले पढ़ा दूं। सम में दिया हुआ है एच लिमिटेड एज फॉलोइंग बैलेंस शीट, और आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है। शेयर कैपिटल 30 लाख, 50 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख नील, रिजर्व 5 लाख 7 लाख, पीएल 8 लाख 2 लाख, डिवेंचर्स 10 लाख 18 लाख, क्रेडिटर्स 8 लाख 12 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख 3 लाख, लैंड 6 लाख 10 लाख, मशीनरी 22 लाख 30 लाख, इन्वेस्टमेंट 10 लाख 6 लाख, स्टॉक 9 lakh 10 lakh, debtors 3 lakh 10 lakh, and bank 16 lakh 26 lakh. Additional information have been provided. Depreciation on machinery 5 lakh, last year tax paid in current year. This signifies कि last year का जितना tax था that has been paid in current year. Interest received 2 lakh and made cash flow statement. आओ दोस्तों साथ साथ इसे बनाते हैं। सम को पकड़ के चले। सबसे पहले दिया हुआ है शेयर कैपिटल 30 लाख से 50 लाख। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल आपने 20 लाख के शेयर इश्यू किए हैं। 20 लाख के शेयर इश्यू किए हैं, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि शेयर इश्यू करना कौन सी एक्टिविटी है। राइट, शेयर इश्यू करना फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके लिखिए इश्यू ऑफ शेयर।
इश्यू ऑफ शेयर 20 लाख। अब आप साथ ही साथ ये भी सोचिए कि शेयर इश्यू करने से कैश आया कि कैश गया। ऑब्वियसली कैश आया, तो इश्यू ऑफ शेयर्स एड 20 लाख। ठीक, दिस वी हैव डन। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख से नील। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं। तो 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज योर फाइनेंशियल एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज आवर फाइनेंशियल एक्टिविटी, माइनस 10 लाख ओवर। अब ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने से पैसे आए हैं कि गए हैं? तो ऑब्वियसली पैसे गए हैं। सिंस कैश मूव्ड आउट, दैट इज व्हाई वी डिड माइनस, राइट? वी डिड दिस। ये टिक वाली टेक्निक बहुत अच्छी है, चेक करते रहिए कि सम आपकी ग्रिप से न जाए। रिजर्व 5 लाख से 7 लाख। फंड फ्लो स्टेटमेंट में तो हम लोग क्या करते थे, रिजर्व डायरेक्ट ट्रांसफर टू रिजर्व बोल के ऐड कर देते। बट टू बी नोटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट से एकदम डिफरेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में AS3 फॉलो हो रहा है और इसके लिए हमें इसे फॉर्मेट के अनुसार बनाना पड़ेगा। और फॉर्मेट में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिया हुआ है, वी नीड टू स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यानी हम लोग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वी विल हैव टू स्टार्ट एज पर AS3 फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। व्हाट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? देखिए, ये कंपनी का PL है। यहाँ पे सन्ड्री इनकम है, यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स है, और फिर कंपनी की नेट प्रॉफिट आ रही है। ये कंपनी की नेट प्रॉफिट बिलो द लाइन पास ऑन हो रही है, CDBD, और उसके बाद ये नेट प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जा रहा है, इस नेट प्रॉफिट से रिजर्व में ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर जो बचा वो बैलेंस CD। ये ओपनिंग बैलेंस PT। तो ये PL का ओपनिंग बैलेंस है, ये PL का क्लोजिंग बैलेंस है, ये नेट प्रॉफिट कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो रही है। एग्जैक्टली मुझे पता है कि मैंने ओल्ड फॉर्मेट वाला PL ड्रॉ किया है, लेकिन समझने के लिए सबसे अच्छा है। न्यू फॉर्मेट में भी जाएंगे तो बात यही मिलेगी, बस ये T फॉर्मेट में है, वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में है। अभी आप वर्किंग में इसे बना रहे हो, इसलिए आप इसे ऐसे बना सकते हो, एग्जाम में भी ऐसे बना सकते हो। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला नेट प्रॉफिट चाहिए, यहां पे जो नेट प्रॉफिट है। और हमें दिया हुआ क्या है? हमें दिया हुआ PL का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख 2 लाख। तो PL का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर? और हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिंस इस समय कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, इसलिए मैंने फॉर्मेट में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं डाला। अब हमारे पास ये है, और हमें पूछा जा रहा है व्हाट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। साथ में आइए, चलिए नेट प्रॉफिट को PL को हमने बैठा दिया 1 2। अब रिजर्व लीजिए, रिजर्व 5 लाख से 7 लाख हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल आपने रिजर्व में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इस साल आपने रिजर्व में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए, 5 लाख से 7 लाख रिजर्व हो गया। आप सब में देख सकते हो, सब में डिविडेंड कहीं नहीं दिया हुआ है। सिंस सब में डिविडेंड कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डिविडेंड की जगह बैठाया 0। अब यह हो गया मेरा नेट प्रॉफिट, इंडिकेट कर रहा है 3 लाख। आया ना नेट प्रॉफिट 3 लाख। ये नेट प्रॉफिट 3 लाख यहां पे आ गया, क्योंकि ये जो ब्रॉट डाउन है वो यहीं से आ रहा है। हाँ, अब टैक्स लेते हैं। टैक्स है 2 लाख 3 लाख, यानी लास्ट ईयर का प्रोविजन था 2 लाख, करेंट ईयर का प्रोविजन है 3 लाख।
सब में दिया हुआ है लास्ट ईयर टैक्स इज पेड इन करंट ईयर, तो लास्ट ईयर का टैक्स आपने पे कर दिया है। आपको पता है टैक्स पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस आपने टैक्स दे दिया है। तो ये सॉरी लास्ट ईयर का टैक्स दिया ना, लास्ट ईयर का टैक्स इज 2 लाख, तो लास्ट ईयर का टैक्स आपने दे दिया है। तो ये जो 3 लाख है वो करंट ईयर का प्रोविजन है, तो करंट ईयर का प्रोविजन हुआ कितना 3 लाख, और इस तरीके से आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गई 6 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 6 लाख। दोस्तों दोस्तों कैश फ्लो में सबसे क्रिटिकल पार्ट यही है, और सबसे प्रॉब्लमेटिक है कि ये सुबह सुबह आ जाता है, शुरू में आ जाता है, इसलिए बिना सम आगे नहीं चलता। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूं कि आप इसको 1-2 बार और देख लीजिए। एक बार तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें। इसके अलावा कैश फ्लो में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, सब नॉर्मल है। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए व्हाट वी आर डूइंग, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो सीधा नेट प्रॉफिट लिखने से नहीं चलेगा। यू कैन नॉट से नेट प्रॉफिट 1 लाख, नहीं, ये नेट प्रॉफिट है लेकिन ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है। इसलिए हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो पीएल का डिफरेंस है ना 1 लाख 2 लाख, ये हुई नेट प्रॉफिट, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसके लिए हमें पीएल का एक फॉर्मेट समझना पड़ेगा, टी फॉर्मेट में। जो पीएल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है दैट इज वर्चुअली दिस बाय बैलेंस बीडी एंड बाय 2 क्लोजिंग बैलेंस। ये पीएल का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। यहां से नेट प्रॉफिट क्रिएट होती है, ये नेट प्रॉफिट यहां पे ब्रॉट डाउन होती है, और इस ओपनिंग बैलेंस में से और नेट प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं, कुछ डिविडेंड दिए जाते हैं, कुछ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिए जाते हैं, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस बचता है। प्रोविजन फॉर टैक्स यहां नहीं आता, प्रोविजन फॉर टैक्स यहां आता है, और हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब पीएल दिया हुआ 1 लाख 2 लाख, तो ओपनिंग बैलेंस हमने बैठा दिया 1 लाख 2 लाख। सब में डिविडेंड या सीडीटी बोल के कुछ नहीं है, तो डिविडेंड और सीडीटी हमने बैठा दिया 0-0। सीडीटी मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। रिजर्व में दिया हुआ है 5 लाख से 7 लाख, यानी इस साल ट्रांसफर टू रिजर्व हुआ है 2 लाख। इसको बैलेंस किया तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया नेट प्रॉफिट 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख। नेचुरली ये नेट प्रॉफिट यहीं पे। आई होप सब कंफर्टेबल। टैक्स आपने लास्ट ईयर का पे कर दिया, यू हैव बीन गिवन लास्ट ईयर टैक्स पेड, तो लास्ट ईयर टैक्स पेड तो ठीक है, टैक्स पेड माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इस साल आपने नया प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया 3 लाख, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 6 लाख। क्लियर? चलिए मैं दोबारा आपको सजेशन दूं कि आप इसको एक बार और रिप्ले करके ढंग से समझिए। आगे बढ़े। डिवेंचर 10 लाख से 18 लाख, तो ये इंडिकेट कर रहा है इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर मतलब मेरे पैसे लगे हैं, मेरे पैसे आए हैं कि गए हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर करने से कंपनी के पास पैसे आए हैं प्लस 8 लाख। टिक। क्रेडिटर्स 8 लाख से 12 लाख, दिस इज इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। आपको पता है इंक्रीज इन इंक्रीज इन क्रेडिटर्स से मेरे कैश इंक्रीज हुआ है। ये मैंने आपको फॉर्मेट बताते समय बताया होगा, ठीक है। दिस वी हैव डन। लैंड 6 लाख से 10 लाख हो गया,
इसमें डाउट है? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, आप समझ लीजिए। क्रेडिटर्स का बढ़ने का मतलब क्या हुआ? क्रेडिटर्स के बढ़ने का मतलब ये हुआ कि मैंने क्रेडिटर्स को कम पेमेंट किया है। क्रेडिटर्स को कम पेमेंट करने का मतलब ये हुआ कि मैंने पेमेंट ही कम किया है, और यदि मैंने पेमेंट कम किया है तो मेरा कैश बढ़ा है। इसलिए इंक्रीज इन क्रेडिटर्स इज एन एड आइटम। ठीक, नेक्स्ट, दिस वी हैव डन। लैंड 6 लाख से 10 लाख, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साल आपने नया जमीन परचेज किया है। न्यू लैंड इज परचेज, परचेज ऑफ लैंड। तो परचेज ऑफ लैंड इज योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। परचेज ऑफ लैंड इज योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इससे पैसे आए हैं कि गए हैं? ऑब्वियसली इससे पैसे गए हैं। परचेज ऑफ लैंड इज अ लेस आइटम। मशीनरी 22 लाख से 30 लाख हो गई। लेट्स ओपन द मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस 22 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 30 लाख। दिस वी हैव डन, वी आर इन दिस। इस साल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हुआ है 5 लाख। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज 5 लाख। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज अ नॉन कैश आइटम, इसलिए यहां पे ये एड बैक हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज अ नॉन कैश आइटम। ठीक है, राइट। अब ये मशीनरी अकाउंट इंडिकेट कर रहा है कि इस साल मशीनरी परचेज हुई है। 35 लाख का बैलेंस होना चाहिए था, यानी इस साल 13 लाख की मशीनरी परचेज हुई है। यू कैन सी फ्रॉम द मशीनरी अकाउंट। अरे यार 22 लाख की मशीनरी थी, 5 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, होना चाहिए 17 लाख और है 30 लाख। तो 17 लाख की मशीनरी होनी चाहिए थी, है 23 लाख, यानी 13 लाख की मशीनरी परचेज हुई है। तो परचेज ऑफ मशीनरी 13 लाख। इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 6 लाख, ये इंडिकेट कर रहा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसे आए हैं। नेक्स्ट, स्टॉक 9 लाख से 10 लाख, इंक्रीज इन स्टॉक। आपको पता है इंक्रीज इन स्टॉक से पैसे ब्लॉक हुए हैं। पैसे ब्लॉक हुए हैं मतलब कैश फ्लो कम हो गया है। हाँ, इंक्रीज इन स्टॉक मतलब पैसे ब्लॉक हुए हैं, पैसे ब्लॉक हुए मतलब कैश फ्लो कम हुआ है। डेटर्स 3 लाख से 10 लाख, यानी इंक्रीज इन डेटर्स। इंक्रीज इन डेटर्स हुआ है 7 लाख। यह इंडिकेट कर रहा है कि इस साल हमारे पास डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स बढ़ गए मतलब पैसे कम कलेक्ट हुए। पैसे कम कलेक्ट हुए मतलब कैश कम आया है, लेस आइटम। लेस आइटम। बैंक ओपनिंग 16 लाख, क्लोजिंग 20 लाख। ओपनिंग 16 लाख, सॉरी क्लोजिंग 26 लाख। दिस वी हैव डन। देखिए सारे आइटम टिक हो गए। हाँ, क्योंकि हम लोग सिक्वेंशियली चल रहे थे। ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये रह गया, सम पे पूरी ग्रिप है। इंटरेस्ट रिसीव 2 लाख। इंटरेस्ट रिसीव होना कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की फाइनेंशियल एक्टिविटी? ऑब्वियसली इंटरेस्ट आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया था, इसलिए आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया था इसलिए आपको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट इज योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसलिए इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस करिए। 2 लाख, 2 लाख, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ऐड करिए ऐड 2 लाख। अब आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने टिक कर दिया।
अब इसकी आप टोटल ले आइए। दिस इज 4 5 9 2 6 5 3। लेट मी चेक। 4 9 2 6 5 3। लेट मी चेक दिस। 4 17 13 minus 11. Let me check this. 10 8 18। इस तरीके से आपके पास तीनों एक्टिविटी मिला के कैश आया है 10 लाख। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर हुआ 10 लाख। ये इंडिकेट कर रहा है इस साल 10 लाख का कैश आया है। 16 लाख का कैश आपके पास पहले से ही था। 10 लाख का कैश आया है, 16 लाख का कैश आपके पास पहले से ही था। क्लोजिंग कैश होना चाहिए 26 लाख, 26 लाख। एंड यू कैन चेक, क्लोजिंग कैश आपके पास है 26 लाख, 26 लाख। यानी एग्जामिनेशन हॉल में मालूम पड़ जाएगा कि आपकी डूइंग्स राइट है। दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप सावधानी से इसे प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को एक बार और देखिए, ये सम दोबारा अपने आप बनाने की कोशिश करिए। जब आपका सम पे ग्रिप आ जाए, उसके बाद आप स्टडी मैट यानी उस किताब से माइक्रो संजीवनी या कोई भी संजीवनी से पढ़ के और सम की प्रैक्टिस करिए। आई होप यू विल गेट इट।